नमस्ते। आज हम लोग कोर्स 9 में आंकड़ों की व्यवस्था की चर्चा करेंगे। आंकड़ों की व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। सांख्यिकी में पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा की चर्चा हम लोगों ने की थी। कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी सोर्सेज थे, सेकेंडरी सोर्सेज थे। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर ही होता है तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, और जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं होता है तो उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। दोनों के बीच अंतर है। प्राथमिक आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर होता है। प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर नहीं होता है। प्राथमिक आंकड़ों के गुण और दोष हैं। प्राथमिक आंकड़े फर्स्ट हैंड डाटा होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों में ओरिजिनलिटी होती है, 100% सही होने की संभावना होती है। ये प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े में संभावना कम होती है। प्राथमिक आंकड़े में बायस्ड होने की अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की भी संभावना अधिक होती है, जबकि द्वितीयक आंकड़े में पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की संभावना कम होती है। प्राथमिक आंकड़े छोटे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी हैं। प्राथमिक आंकड़े छोटे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े बड़े क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। आज हम लोग आंकड़ों की व्यवस्था में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में चर्चा करेंगे। डॉक्टर कपिल महान सांख्यिकी विद्वान थे। इनके अनुसार व्यवस्था क्या है। आप लोग भी जानते हो, व्यवस्था के बारे में सुना होगा, व्यवस्था सिस्टम। तो व्यवस्था क्या है। व्यवस्था वह पद्धति है जिसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों को सजातीय गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में सारणीबद्ध किया जाता है। व्यवस्था वह पद्धति है जिसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों को सजातीय गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में सारणीबद्ध किया जाता है, जिनमें उनका रूप अधिक सरल, बोधगम्य, तुलनात्मक, संबंधात्मक और विवेचनात्मक बन सके। क्लियर है। तो डॉक्टर कपिल के अनुसार व्यवस्था क्या, अभी बताया, व्यवस्था वह पद्धति है, व्यवस्था वह सिस्टम है जिसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों को सजातीय गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में सूचीबद्ध किया जाता है, जिनसे उनका रूप अधिक सरल, बोधगम्य, तुलनात्मक, संबंधात्मक और विवेचनात्मक बन सके। और आंकड़ों की व्यवस्था आगे लिखे तरीके से की जाती है। क्लियर हुआ। तो आंकड़ों की व्यवस्था में पहले बताया कि आंकड़े दो तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और में जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर होता है तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जैसे साक्षात्कार, या इंग्लिश में होता है इंटरव्यू, और डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दैट इज इंटरव्यू। तो व्यवस्था वह पद्धति है जिसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों को सजातीय गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में सारणीबद्ध किया जाता है, जिससे उनका रूप अधिक सरल, बोधगम्य, तुलनात्मक, संबंधात्मक और विवेचनात्मक बन सके। दूसरा है आंकड़ों की व्यवस्था। आंकड़ों की व्यवस्था निम्नलिखित तरीके से की जाती है। पहला है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। बताएं, आंकड़ों और सांख्यिकी में पहले हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक तरह से रॉ डाटा है, रॉ मटेरियल है, जैसे कच्ची वस्तु है। और उत्पादन में कच्ची वस्तु को तैयार वस्तु में जब हम परिवर्तन कर देते हैं तो कच्ची वस्तु को जब हम तैयार वस्तु में परिवर्तन कर देते हैं तो उत्पादन कहलाती है। when raw material is converted into finished product, that is called production.
तब वर्गीकरण, वर्ग अलग अलग वर्ग के अनुसार, अलग अलग वर्गों के अनुसार। तो वर्गीकरण से तात्पर्य क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित आंकड़ों को, जो एकत्र किए गए हैं आंकड़े, एकत्रित आंकड़े या सामग्री को किसी चर लक्षण के सापेक्ष उनकी समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया या क्रिया वर्गीकरण कही जाती है। क्लियर है? तो पहला हो गया वर्गीकरण। वर्गीकरण से तात्पर्य वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित आंकड़े या सामग्री को किसी चर लक्षण प्रॉपर्टी के सापेक्ष उनकी समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया या क्रिया वर्गीकरण कही जाती है। दूसरा है सारणीयन अर्थात टेबुलेशन। टेबुलेशन से तात्पर्य सारणीयन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। सारणीयन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। आंकड़ों की सारणीयन विधि क्या है? आंकड़ों की सारणीयन विधि मेथड्स ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा। मेथड्स ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा में पहला है, इसके बहुत सारे चरण हैं, जिसमें पहला चरण है प्रसार रेंज। दूसरा है वर्गांतर क्लास इंटरवल। तीसरा है आवृत्तियों का मिलान टेली द फ्रीक्वेंसी। तो पहला है प्रसार, दूसरा है वर्गांतर, तीसरा आवृत्तियों का मिलान टेलीज बाय फ्रीक्वेंसी, और चौथा है आवृत्ति लेखन। क्लियर है? तो ये सारणीयन से तात्पर्य, सारणीयन क्या है? तो सारणीयन एक प्रक्रिया है। सारणीयन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों को आंकड़ों की पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। दूसरा, आंकड़ों की सारणीयन विधि मेथड्स ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा। निम्नलिखित चरणों में आंकड़ों का सारणीयन होता है। पहला है रेंज अर्थात प्रसार, दूसरा है वर्गांतर अर्थात क्लास इंटरवल, और तीसरा है आवृत्तियों का मिलान टेली द फ्रीक्वेंसी, और चौथा आवृत्ति लेखन। आवृत्ति लेखन से तात्पर्य ग्राफिक प्रेजेंटेशन। आवृत्ति लेखन फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेशन हो जाएगा, या फिर जब उसको हम ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो आलेख्य निरूपण होगा, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ये होगा। हम लोगों को पहला जो आंकड़ों की व्यवस्था है, आंकड़ों की व्यवस्था में पहला टॉपिक है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, दूसरा है सारणीयन, और तीसरा है आलेख्य निरूपण। आपके सिलेबस में पढ़ना है आलेख्य निरूपण के बारे में। तो इस तरह आंकड़ों की जो व्यवस्था है, व्यवस्था पहले ही बताया, व्यवस्था वह पद्धति है जिसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों को सजातीय गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में सारणीबद्ध किया जाता है, जिनसे उनका रूप अधिक सरल, बोधगम्य, तुलनात्मक, संबंधात्मक और विवेचनात्मक बन सकता है। क्लियर है? तो व्यवस्था वह पद्धति है जिसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों को सजातीय गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में सारणीयन किया जाता है, जिससे उनका रूप अधिक सरल, बोधगम्य, तुलनात्मक, संबंधात्मक और विवेचनात्मक बन सकता है। आंकड़ों का जो व्यवस्था में पहला है वर्गीकरण, जिसकी हमने चर्चा की। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित आंकड़ों या सामग्री को किसी चर लक्षण प्रॉपर्टी के सापेक्ष
उनकी समानता या असमानता, समानता या असमानता, इक्वलिटी या इनइक्वलिटी के आधार पर विभिन्न समूहों या वर्गों में बांट दिया जाता है। वह प्रक्रिया या क्रिया वर्गीकरण कही जाती है। दूसरा है सारणीयन। सारणीयन टेबुलेशन। टेबुलेशन सारणीयन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्तियों, रोज और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। आंकड़ों की सारणीयन विधि निम्नलिखित चरणों में आंकड़ों का सारणीयन होता है। पहला है प्रसार, रेंज, दूसरा है वर्गांतर, क्लास इंटरवल, तीसरा है आवृत्तियों का मिलान और चौथा है आवृत्ति लेखन। तो आंकड़ों की व्यवस्था में हम लोगों ने पहला अध्ययन किया वर्गीकरण का, दूसरा अध्ययन किया सारणीयन का, तीसरा है आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण अर्थात ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आलेख निरूपण प्राप्त प्रदत्तों को समझने, उनका विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए एकमात्र सांख्यिकी प्रविधि है। ओके। चौथा है आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण से तात्पर्य ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आलेखीय निरूपण प्राप्त प्रदत्तों को समझने, उनका विश्लेषण करने और एवं निष्कर्ष निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है, टेक्निक है। प्रसार, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रसार, रेंज क्या होता है? उच्चतम और न्यूनतम के अंतर को रेंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। एक बार फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ। वर्ग अंतराल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। इस अंतराल में सबसे जो न्यूनतम है वो हुआ 0 और उच्चतम हुआ 80। न्यूनतम हो गया 0 और सबसे उच्चतम हो गया 80। तो अंतर कितने का हुआ? प्रसार हो गया 80 - 0 मतलब 80 - 0 80। तो ये प्रसार हुआ रेंज का अर्थ हुआ उच्चतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, ये प्रसार रेंज। सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त सबसे कम तथा सबसे अधिक अंकों के अंतर को प्राप्तांकों का प्रसार कहते हैं। सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त सबसे कम तथा सबसे अधिक अंकों के अंतर को प्राप्तांकों का प्रसार कहते हैं। जैसे किसी सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त अंक 20 से 62 तक फैले हैं, अर्थात 20 से 62 तक फैले हुए हैं। तो क्या सूत्र अभी बताया मैंने, एक उदाहरण दिया ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो मतलब 80 - 0, उच्चतम हो गया 80 और न्यूनतम हो गया 0। 80 - 0 80। यहाँ मान लीजिए फैला हुआ है 20 से लेकर 62 तक। इसमें रेंज का फॉर्मूला बताया, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, यानी प्रसार इक्वल टू उच्चतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। जेपी गिलफील्ड के अनुसार शुद्ध प्रसार जो नेट रेंज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस 1, मतलब 62 - 20 प्लस 1, तो 42 प्लस 1 43। ये इसके पश्चात क्लास इंटरवल पे आते हैं। क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? वर्गांतर। ये सब सांख्यिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लास इंटरवल,
आवृत्ति, मिलान चिन्ह, बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग चिन्ह, ये सब सांख्यिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आधारभूत कॉन्सेप्ट हैं। अब वर्गांतर, क्लास इंटरवल जब सर्वेक्षण और परीक्षण से प्राप्त अंक वितरण को एक विशेष ढंग से समान मान के खंडों में विभाजित किया जाता है, तो इस अवस्था में अंक वितरण का प्रत्येक खंड वर्गांतर कहलाता है। क्लियर है? फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। वर्गांतर, क्लास इंटरवल से तात्पर्य है जब सर्वेक्षण और परीक्षण से प्राप्त अंक वितरण को एक विशेष ढंग से समान मन के खंडों में विभाजित किया जाता है, तो इस व्यवस्था में अंक वितरण का प्रत्येक खंड वर्गांतर कहलाता है। वर्गांतर, क्लास इंटरवल को 3 विधियां मापी जाती हैं। क्लास इंटरवल की 3 विधियां हैं। एक है समावेशी विधि, इंक्लूसिव मेथड, सेकंड है अपवर्जी विधि, एक्सक्लूसिव मेथड, और थर्ड है शुद्ध या यथावत विधि, प्योर मेथड जिसे कहेंगे। क्लियर है? पहला है इंक्लूसिव मेथड, दूसरा है एक्सक्लूसिव मेथड, और तीसरा है शुद्ध या यथावत विधि, प्योर मेथड। क्लियर है? तो अब समावेशी विधि की चर्चा करते हैं। समावेशी विधि क्या है? इंक्लूसिव मेथड क्या है? तो इस विधि में वर्णमाला का कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करता। इस विधि में वर्णमाला का या वर्गांतर का कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करता है। वर्गांतर के बनाने में पहले वर्गांतर के आकार, साइज की संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे 40 to 44, 40 to 44, फिर 45 to 49, फिर 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, ओके। इस तरह पहला हो गया 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, और 65 to 69 एंड 70 to 74। तो ये ही समावेशी विधि का एक उदाहरण हुआ, है ना। समावेशी विधि का एक उदाहरण हुआ कि इस विधि में वर्णमाला का कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करता, फिर से वो दोबारा नहीं आता है। वर्गांतर के बनाने में पहले वर्गांतर के आकार, साइज की संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74। क्लियर है? नेक्स्ट है अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि मतलब एक्सक्लूसिव मेथड। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की इंक्लूसिव मेथड। समावेशी विधि पढ़ना है ना कोर्स 10 में, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। बट 9th पेपर में स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना है समावेशी विधि और इंक्लूसिव मेथड। इस विधि में वर्णमाला का कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करता है। वर्गांतर के बनाने में पहले वर्गांतर के आकार, साइज की संख्या को जोड़ देते हैं। इसके बाद आंकड़ों की अपवर्जी विधि से तात्पर्य अपवर्जी विधि एक्सक्लूसिव मेथड। इस विधि में न्यूनतम तथा अधिकतम अंकों को छोड़कर
सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। क्लियर है? इस विधि में न्यूनतम तथा अधिकतम अंकों को छोड़कर सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें सीमा का अंतिम अंक अपने वर्ग अंतराल में, सीमा का प्रथम अगले वर्ग अंतराल में सीमा का प्रथम अंक हो जाता है। मतलब इधर हायर वैल्यू, अगले में लोअर वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो अपवर्जी विधि एक्सक्लूसिव मेथड में, इस विधि में न्यूनतम तथा अधिकतम अंकों को छोड़कर सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसमें सीमा का अंतिम अंक अपने वर्ग अंतराल में अगले सीमा का प्रथम अंक भी बन जाता है। जैसे 40 to 44, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, ये अपवर्जी विधि हो गया। क्लियर? समझ गए? अपवर्जी विधि में एक का अधिकतम वर्ग अंतराल दूसरे का न्यूनतम वर्ग अंतराल हो जाता है। तो इसका हायर वैल्यू नेक्स्ट का लोअर वैल्यू हो जाता है। जैसे 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, इस तरह। ये तीसरा है वर्गीकृत विधि, शुद्ध वर्गीकृत विधि, मतलब प्योर क्लासिफिकेशन मेथड। प्योर क्लासिफिकेशन मेथड में इस विधि में न्यूनतम और अधिकतम अंकों की शुद्ध सीमा को दशमलव बिंदु द्वारा अंकित किया जाता है। इस विधि में न्यूनतम तथा अधिकतम अंकों की शुद्ध सीमा को दशमलव बिंदु द्वारा अंकित किया जाता है। जैसे 39.5 to 44.5, क्लियर? 39.5 to 44.5, फिर 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5, 54.5 to 59.5, and 59.5 to 64.5, and 64.5 to 69.5, और अंत में 69.5 to 74.5। क्लियर है? हम लोगों ने चर्चा की सारणीयन विधि में पहला समावेशी विधि, दूसरा अपवर्जी विधि और तीसरा शुद्ध वर्गीकृत विधि। शुद्ध वर्गीकृत विधि के तात्पर्य प्योर क्लासिफिकेशन मेथड। इस विधि में न्यूनतम तथा अधिकतम अंकों की शुद्ध सीमा को दशमलव बिंदु तक अंकित किया जाता है। जैसे 39.5 to 44.5, 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5, 54.5 to 59.5, 59.5 to 64.5, 64.5 to 69.5, and 69.5 to 74.5। अगला है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, मिलान चिन्ह, ये सभी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी। इस आवृत्ति को बारंबारता भी कहा जाता है। किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है, किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है, वह संख्या उस प्राप्तांक की आवृत्ति कहलाती है। किसी आंकड़ों में जो प्राप्तांक जितनी बार सम्मिलित होता है, वह संख्या उस प्राप्तांक की आवृत्ति कहलाती है।
जैसे 2 2, 3 3, 3 3, 4 4, 5 5 5, 6 से प्राप्तांक 2 3 4 5 तथा 6 की आवृत्तियाँ क्रमशः 2 4 2 3 तथा 1 है। अगला टॉपिक है आवृत्ति चिन्ह, जिसे बारंबारता चिन्ह भी कहेंगे, मिलान चिन्ह भी कहेंगे, इंग्लिश में टैली मार्क कहेंगे और टैली बार भी कह सकते हैं, है ना। तो ये टैली मार्क या टैली बार वर्गांतर लिख लेने के बाद हम आवृत्ति चिन्ह लगाते हैं। आवृत्ति चिन्ह एक खड़ी रेखा होती है। आवृत्ति चिन्ह एक खड़ी रेखा होती है जो एक प्राप्तांक को दर्शाती है। एक आवृत्ति के लिए एक खड़ी रेखा होती है, 2 के लिए 2 खड़ी रेखा होती है, 3 के लिए 3 खड़ी रेखा होती है और 4 के लिए 4 खड़ी रेखा होती है। और जब 5 रहेगा तो 4 को ऐसे क्रॉस कर देंगे, 4 को ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो पुनः 6 के लिए ये 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह ये 6 रेखाएं दर्शाती हैं। तो वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना आवृत्ति वितरण में वर्गांतरों के मध्य बिंदु भावी गणना की शुद्धता के लिए आवश्यक है। मध्य बिंदु का अर्थ न्यूनतम तथा उच्चतम सीमाओं के मध्य का औसत होता है। मध्य बिंदु का अर्थ न्यूनतम और उच्चतम सीमाओं के मध्य का औसत होता है। अतः वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना आवृत्ति वितरण में वर्गांतरों के मध्य बिंदु भावी गणना की शुद्धता के लिए आवश्यक है। मध्य बिंदु का अर्थ न्यूनतम तथा उच्चतम सीमाओं के मध्य बिंदु का औसत होता है। मध्य बिंदु = U + L/2, U = अपर लिमिट, L = लोअर लिमिट। ठीक है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, किसी वर्गांतर की न्यूनतम सीमा 24 तथा उच्चतम सीमा 29 हो तो मध्य बिंदु होगा 24 + 29/2 अर्थात 53/2 = 26.5। ओके। नेक्स्ट है आवृत्ति वितरण। आवृत्ति वितरण है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों में किसी प्राप्तांक को बार बार आने की प्रवृत्ति को आवृत्ति कहते हैं। सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों में किसी प्राप्तांक के बार बार आने की प्रवृत्ति को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं या बारंबारता कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इन आवृत्तियों से वर्गीकृत आंकड़ों को प्राप्त करने के दौरान विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित या वितरित करना ही आवृत्ति वितरण कहलाता है। क्लियर है? आवृत्ति वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों में किसी प्राप्तांक के बार बार आने की प्रवृत्ति को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन आवृत्तियों से वर्गीकृत आंकड़ों को प्राप्त करने के दौरान विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित या वितरित करना ही आवृत्ति वितरण कहलाता है। आवृत्ति वितरण तालिका बनाने की विधि के अंतर्गत निम्न आइटम आवश्यक है। पहला, अंकों का प्रसार, जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले की। अंकों का प्रसार, रेंज ऑफ द तो प्रदत्तों में उच्चतम अंक हाईएस्ट स्कोर और न्यूनतम अंक लोएस्ट स्कोर के अंतर को प्रसार कहते हैं। हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर के अंतर को प्रसार कहते हैं। दूसरा है वर्गांतर, क्लास इंटरवल। तीसरा है वर्ग विस्तार, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल।
चौथा है वर्गांतरों की संख्या, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, और पांचवा है आवृत्तियाँ मतलब फ्रीक्वेंसी। क्लियर। इसके बाद आता है सांख्यिकी श्रेणियाँ। सांख्यिकी श्रेणियाँ अर्थात स्टैटिस्टिकल सीरीज। सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव आंकड़े मतलब गुणात्मक आंकड़े, और दूसरा क्वांटिटेटिव आंकड़े मतलब भावात्मक आंकड़े। और सांख्यिकी में गुणात्मक आंकड़ों का स्थान नहीं है, यहाँ भावात्मक आंकड़े ये क्वांटिटेटिव डाटा की चर्चा होती है। इस क्षेत्र में गुणात्मक आंकड़ों को भी मात्रात्मक आंकड़ों में परिवर्तित करके ही उनका अध्ययन किया जाता है। ये भावात्मक आंकड़े होते हैं खंडित श्रेणी और निरंतर श्रेणी, मतलब डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के रूप में। खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, इस श्रेणी में वे मात्रात्मक आंकड़े आते हैं जिनका मान पूर्णांक संख्या में होता है, जैसे कॉलेजों में छात्रों की संख्या। यह संख्या हमेशा पूर्ण अंकों में होती है। क्लियर है। पहला वह खंडित श्रेणी से तात्पर्य है डिस्क्रीट सीरीज। इस श्रेणी में वे मात्रात्मक आंकड़े आते हैं जिनका मान पूर्णांक संख्या में होता है, जैसे कॉलेजों में छात्रों की संख्या। यह सदैव पूर्ण अंकों में होती है। दूसरा है निरंतर श्रेणी से तात्पर्य कंटिन्यूअस सीरीज। इस श्रेणी में वे भावात्मक आंकड़े आते हैं जिनका मान संख्या के सूक्ष्मतम अंक तक व्यक्त किया जा सकता है। इस श्रेणी में वे मात्रात्मक आंकड़े आते हैं जिनका मान संख्या के सूक्ष्मतम अंक तक व्यक्त किया जा सकता है, जैसे छात्रों की ऊंचाई। किसी छात्र की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, 152.2 सेंटीमीटर, 152.9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये छात्र है। अगला टॉपिक है आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन अथवा आलेखीय निरूपण। आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उसका विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय निरूपण एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है। किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उसका विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय निरूपण एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है। तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समंकों या आंकड़ों निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समंकों या आंकड़ा डाटा जिसे कहते हैं, तो किसी उपयुक्त रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्य रूप से समंक या आंकड़ा या तो सारणियों में क्रमबद्ध किए जाते हैं अथवा आलेखीय युक्तियों द्वारा उनका चित्रण या निरूपण किया जाता है। आलेखीय निरूपण का महत्व में तो आंकड़ों का रेखीय प्रदर्शन अथवा आलेखीय निरूपण क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उसका विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय निरूपण एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समंकों या आंकड़ों को किसी उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः समंक या आंकड़ा या तो सारणियों में क्रमबद्ध किए जाते हैं अथवा आलेखीय युक्तियों द्वारा उनका चित्रण या विश्लेषण किया जाता है। आलेखीय निरूपण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। पहला महत्व है कि ये आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव, इट शुड बी अट्रैक्टिव, ये आकर्षित होना चाहिए, देखकर ही बहुत कुछ समझ आए। जैसे चित्र बना दिए, चित्र ही बहुत कुछ बोल देते हैं, पूरी कहानियाँ बता देते हैं चित्र। तो चित्र ये आलेख क्या है? एक तरह का चित्रीय प्रदर्शन है।
तो चित्रपट ही बहुत कुछ बोल देता है, मुख होकर भी, मौन होकर भी, गूंगा होकर भी बहुत कुछ सारी बातें वो बता देता है। तो आकर्षक, आकर्षक अट्रैक्टिव। आलेखीय चित्र सुंदर तथा रुचिपूर्ण होते हैं और इसकी सहायता से अध्यापक छात्रों को अनेक तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा, सरल और बुद्धिगम्य। सिंपल एंड इंटेलिजेंट। आलेखीय चित्रण सांख्यिकी गणना की अपेक्षा अत्यधिक सरल एवं बुद्धिगम्य होते हैं, जबकि बड़ी बड़ी सांख्यिकीय सारणियाँ जटिल एवं परेशान करने वाली होती हैं। तीसरा, एक ही आंकड़ों के बारे में पूर्ण ज्ञान, नॉलेज अबाउट द डाटा एट ए ग्लांस। आलेखीय चित्रण की सहायता से एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो आंकड़ों के वर्गीकरण एवं सारणीकरण द्वारा संभव नहीं है। आलेखीय चित्रण की सहायता से एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो आंकड़ों के वर्गीकरण एवं सारणीकरण द्वारा संभव नहीं है। चौथा है समय और श्रम की बचत। सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सांख्यिकी गणना अत्यधिक द्रुव और परिश्रम साध्य होता है। अतः निष्कर्ष निकालने में समय और श्रम की बचत होती है। क्लियर है? तो ये सभी इसके लाभ हैं, इसकी उपयोगिता है। आलेखीय निरूपण का महत्व है। पहला महत्व हो गया आकर्षक होता है, दूसरा हो गया सरल और बुद्धिगम्य होता है, तीसरा एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। क्या है, चित्र मौन होकर भी बहुत कुछ बोल देते हैं, पूर्ण जानकारी दे देते हैं। चौथा, समय और श्रम की बचत हुई। पांचवा है माध्य, बहुलक और शतांशीय परसेंटाइल के बारे में अनुमान, मतलब एस्टिमेशन ऑफ मीडियन, मोड एंड परसेंटाइल। तो आलेखीय चित्रण की सहायता से सरलतापूर्वक तथा शीघ्रता से मध्यांक, बहुलक और शतांशांक की मान के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और छठा है तुलना करने में सहायक, हेल्पफुल इन कंपेयरिंग द डाटा। आलेखीय चित्रण की सहायता से सरलतापूर्वक तथा शीघ्रता से दो या दो से अधिक समूहों की तुलना में भी सहायता मिलती है। क्लियर है? तुलना में सहायक यानी हेल्पफुल इन कंपेयरिंग द डाटा। इसके पश्चात नेक्स्ट, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन में उपयोगी, यूजफुल इन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्राप्रिटेशन। आलेखीय चित्रण की सहायता से अंतर्गणन एवं बाह्य गणन ज्ञात किया जा सकता है। आलेखीय चित्रण की सहायता से अंतर्गणन एवं बाह्य गणन ज्ञात किया जा सकता है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्षों के बालकों की औसत ऊंचाई ज्ञात करके दोनों चल राशियों में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ की सहायता से 6.5 या 8.5 वर्ष के बालकों की औसत ऊंचाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे अंतर्गणन कहा जाता है। जबकि वक्र को आगे बढ़ाकर 12 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों की औसत ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, जिसे बाह्य गणन कहा जाता है। आठवां है आंकड़ों को ग्राफ द्वारा सारणीय बनाया जाता है। आठवीं उपयोगिता है आंकड़ों को ग्राफ द्वारा भी स्मरणीय बनाया जाता है या आंकड़ों को ग्राफ द्वारा स्मरणीय एक यादगार बनाया जाता है। नौवां, विभिन्न रंगों द्वारा बने ग्राफ अधिक आकर्षक बन जाते हैं, वे सहज ही ध्यान आकर्षित करते हैं। इस प्रकार ग्राफ का उपयोग प्रचार और विज्ञापन के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। और 10वां है इससे प्राप्त आंकड़ों की प्रकृति को समझना
सरल होता है। इससे आंकड़ों की प्रकृति को समझना सरल होता है। ये इसके पश्चात इसकी चर्चा हम लोगों ने की। आज हम लोगों ने चर्चा की आलेखीय निरूपण की क्या उपयोगिता है। आलेखीय निरूपण कहते किसको, इसके तो किसी क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों को समझने, उसका विश्लेषण करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए आलेखीय निरूपण एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रविधि है। निश्चित आंकड़ों की प्राप्ति के लिए आंकड़ों को किसी उपयुक्त रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। सामान्यतः आंकड़ा या तो सारणियों में क्रमबद्ध किया जाता है अथवा आरेखीय युक्तियों द्वारा उनका चित्रण या निरूपण किया जाता है। आलेखीय निरूपण का महत्व है, पहला ये आकर्षक होता है, दूसरा सरल और बुद्धिगम्य होता है, तीसरा एक ही दृष्टि से में आंकड़ों के बारे में पूरा ज्ञान आ जाता है, चौथा समय और श्रम की बचत होती है, पांचवा इससे मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल ये सब ज्ञात करने में आराम होता है, छठा ये तुलना में सहायक होता है, सातवां यह अंतर्गणन और बाह्य गणन में उपयोगी होता है, आठवां आंकड़ों को ग्राफ द्वारा एक स्मरणीय, एक यादगार बनाया जा सकता है, और नौवां विभिन्न रंगों द्वारा बने ग्राफ अधिक आकर्षक बन जाते हैं, वे सहज ही ध्यान आकर्षित करते हैं। इस प्रकार ग्राफ का उपयोग प्रचार और विज्ञापन के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। और दसवां इससे आंकड़ों की प्रकृति को समझना सरल होता है। अब अगली कक्षा में हम लोग आलेखीय निरूपण की सीमाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में हम लोग आलेखीय निरूपण की सीमाओं की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने चर्चा की आलेखीय निरूपण, इसकी उपयोगिता और महत्व की। अगली कक्षा में हम लोग आलेखीय निरूपण की सीमाएं और दोष की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये थैंक्स, हैव ए नाइस डे।